नमस्कार मित्रों, ये जो पेपर है अपन ने पहले फर्स्ट ग्रेड के आरपीएससी के सारे पेपर किए थे। अब अपन सेकंड ग्रेड के आरपीएससी के पेपर करेंगे। इसमें 100 प्रश्न होंगे राजस्थान जीके के। तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये जो प्रथम पेपर है सेकंड ग्रेड का, वो 30 जुलाई 2023 को आयोजित हुआ था। उसकी अपन बात करते हैं। प्रथम पाली का पेपर था। पहला प्रश्न है, प्रचित्रित पिछवाइयाँ नाथ द्वारा चित्रकला के सजीव शैली का उदाहरण है। नाथ द्वारा में किस प्रकार की पिछवाइयाँ कपड़े पे बनाई जाती है। दूसरा प्रश्न, मोर बांधिया, पैरावना, ताड़ना, ये विवाह किस प्रकार की जनजाति में प्रचलित है। तो ये ग्रासीय जनजाति में प्रचलित है। आगे, आका तीज। आका तीज कब मनाई जाती है, यानी अक्षय तृतीया। तो बैसाख महीने की शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न, लोक गायिका की चार बेत की शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है। तो ये भी आसान सा प्रश्न है, टोंक में। अब थोड़ी व्याख्या देखते हैं। ये है क्या, ये एक लोक गायन शैली है। लोक गायन शैली है ये, ठीक है। इसे फौजी राग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फौजी राग। फौजी राग भी कहा जाता है। इसमें बजाया क्या जाता है, ये अंतर ढप बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है, ढप बजाया जाता है। इसका गायन 5 रंगों में होता है। कितने रंगों में होता है, 5 रंगों में इसका गायन होता है। पहला कौन सा है, हमद। पहला हमद होता है जिसमें खुदा की शान में 4 बेत गाया जाता है, ठीक है। दूसरा है नात। नात ये है हुजूर की शान में, हुजूर की शान में गाया जाता है। तीसरा है आशिकाना। आशिकाना ये प्यार प्रेम मोहब्बत में गाया जाता है। और जो चौथा है वो है अपना रकीब खाना। रकीब खाना ये प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन होता है, वहाँ गायन होता है। और पांचवा है अपना कामाज खानी। कामाज खानी 4 बेत, ये गाली गलौज के रूप में असभ्य कार्यों के लिए यूज होता है। तो 5 रंग हो गए, हमद, नात, आशिकाना, रकीब खाना और कामाज खानी। 5 प्रकार के रंगों में इसका गायन किया जाता है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। तो सुरजन चरित्र भी नहीं है, पद्मावत भी नहीं है। जो इसमें अपना आंसर हो जाएगा वीरमदेव सोनग्रारी बात। वीरमदेव सोनग्रारी बात। आगे आ जाओ। 6 नंबर सवाल है, बीसलदेव रासो की रचना किसने की थी। बीसलदेव रासो की रचना की थी नरपति नाल्हे ने। किसने की थी, नरपति नाल्हे ने। और ये रचना 14वीं सदी की विक्रमी संवत की मानी जाती है। विक्रमी, ठीक है, इस वक्त की ये रचना मानी जाती है। दादूपंत की मुख्य गद्दी कौन सी है, नरेना में है। कौन सी है, नरेना में। दादू दयाल इनका नाम है। दादूपंत के जो प्रमुख थे ये गुजरात के थे। कहाँ के थे ये संत, गुजरात के थे। फिर आके ये यहाँ नरेना में बस गए थे, जयपुर के पास। 52 इनके टोटल शिष्य हैं, ठीक है। ढूंढाड़ी भाषा में इन्होंने अपना संदेश लिखा है। आगे आ जाओ। 8 नंबर प्रश्न है, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बिल्कुल। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, बिल्कुल। विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। ऐसा तो कोई प्रावधान है नहीं, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आंसर अपना 4 नंबर हो जाएगा। आगे आ जाओ। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ऐसा किस संविधान संशोधन में लागू किया गया था। तो ये 7वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1956 में, उसमें इस बात का प्रावधान मिलता है।
आगे आ जाओ। मंडन द्वारा निम्नलिखित में से किन पुस्तकों की रचना की गई थी? मंडन ने कौन सी पुस्तकों की रचना की थी? तो मंडन ने राजवल्लभ भी लिखा, रूपावतार भी लिखा, देवमूर्ति प्रकरण भी लिखा और वास्तुसार भी लिखा। तो ऑप्शन है अपना सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री पद किस तारीख को संभाला था? तो 1 दिसंबर 1998 को संभाला था मुख्यमंत्री का पद। प्रथम कार्यकाल की बात हो रही है। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई? 15वीं विधानसभा की बात हो रही है ये। तो 12वीं में उत्तर हो जाएगा 8 अनुसूचित जाति से और जो 3 है अनुसूचित जनजाति से निर्वाचित हुई। आगे आओ। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद को संभाला? तो राजीव स्वरूप का कार्यकाल 13 नंबर सवाल है। तो यहाँ ये राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात हो रही है। तो कांता भटनागर, कौन है? कांता भटनागर। आगे आओ। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ये हीरालाल देवपुरा जो 16 दिन तक रहे थे, सबसे कम। आगे आओ। छोटे कार्यकाल में मुख्य सचिव है तो सबसे पहले तो राजीव स्वरूप ही है सबसे छोटा कार्यकाल। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरे नंबर आते हैं NC गोयल, ये सेकंड नंबर पे, ठीक है। और लंबा कार्यकाल पूछे तो भगवंत मेहता का है। किसका है? भगवंत मेहता का लंबा कार्यकाल हो जाएगा। आगे आ जाओ। पंचायती राज अधिनियम 1964 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो ये 17 होंगे। कितने होंगे? 17 होंगे। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ? 99 में हुआ, 2000 में हुआ, 2004 में हुआ, 2002 में संशोधन नहीं हुआ। आगे, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA के सामाजिक सरोकार से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? ये हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार जो विश्वविद्यालय है उसके साथ MOU हुआ था 12 जून 2023 को जयपुर में, इनके साथ MOU हुआ था। आगे आ जाओ। RPSC के निम्नलिखित अध्यक्षों के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। अब देखो, BL जो रावत है 1966 में बने, दीनदयाल है 1985 में बने, राम सिंह चौहान है 1979 से 80 तक रहे। फिर ये जो टांक है वो 2006 में। तो इस तरीके से सबसे पहले कौन सा आएगा? 166 वाला। तो अपना उत्तर हो जाएगा ये 1 से 1 ही ऑप्शन चल रहा है, तो उत्तर अपना 2 नंबर हो जाएगा। आगे आऊँ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके करियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया गया? कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? डायल फ्यूचर नाम से 27 जून 2023 को एक कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। आगे आओ। 21 नंबर सवाल है, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का स्थान 12वां। आसान सा प्रश्न है। और राजस्थान में सबसे टॉप पर झालावाड़ रहा था कनेक्शन में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ रुपए धनराशि स्वीकृत की थी? तो ये उस वक्त के करंट का सवाल है, तो वहाँ अपने नागौर, जैसलमेर और अलवर उत्तर हो जाएगा। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? तो ये अपना जो उत्तर है दौसा हो जाएगा। दौसा में जो गोद भराई समारोह था इसकी सराहना की गई।
24 नंबर सवाल क्या कर रहा है, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में कितने खेलों को शामिल किया गया। तो ये 7 खेल है। अब मैं 7 खेल आपको बता रहा हूँ। पहले ग्रामीण बता रहा हूँ मैं। ग्रामीण में कबड्डी, शूटिंग बॉल, क्रिकेट, खो खो, कितने हो गए 4, वॉलीबॉल 5, फुटबॉल 6 और रस्साकशी 7। ये तो हो गए ग्रामीण। अब जब शहरी की बात आती है तो शहरी के 7 खेल हैं, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स और बास्केटबॉल। ये गेम है। इस तरीके से इनमें से कई बार सवाल पूछा भी गया और पूछे भी जाते हैं, तो थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है। तो 2-4 बार अगर आप रिपीट करेंगे तो याद हो जाती है चीज़ें। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद 63वां केंद्रीय आवासीय खेल कूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया। ये माउंट आबू में किया गया। और कब? 21 मई से लेकर 10 जून तक किया गया। और माउंट आबू का जो पोलो ग्राउंड है ना, वहाँ किया गया। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर पिस्टल डेफ वुमन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता था। करंट का सवाल है, स्वर्ण पदक जीता था इसमें। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया और युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते। ये किस खेल में जीते हैं? 27 नंबर में आंसर हो जाएगा शतरंज में। आगे आओ। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र में पंजीकृत सक्रिय श्रमिक एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का निर्णय लिया है? 28 में अपना आंसर हो जाएगा चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के तहत। आगे आ जाओ। दबाव पेटियों के मौसम स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें क्या हो जाती है? गर्मियों में ध्रुवों की ओर हो जाती है और सर्दियों में विषुवत की ओर सरकती है। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, सभी को पता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? ऑस्ट्रेलिया का था। कैसे था? ऑस्ट्रेलिया का था 3.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। रूस का था अपना 23 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यूक्रेन का 63 और सिएरा लियोन का 315 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। न्यूनतम ऑस्ट्रेलिया का। आ जाओ। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसमें कौन सा प्रभाव नहीं है? प्रवास का है, युवा संस्कृति का है, वैश्विक नागरिकता का है, वस्तुओं पर सर्व उपलब्धता, इसका प्रभाव नगण्य है। ये प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। दिए गए कोट को मिलाइए या जो गलत है वो छांटना है। तो इसमें चेक करना है जो प्रशांत महासागर है, जो सही युग्म का चयन करना। तो प्रशांत महासागर, जो कोरल सागर है ना, वो प्रशांत में ही है, ये सही है। और जो कारा सागर है वो आर्कटिक में है। इसका मतलब 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 सही होगा। लेकिन ये जो बंडा सागर है वो हिंद में नहीं है, वो किस में है? प्रशांत में है। ठीक है। और जो बेरिंग सागर है वो भी प्रशांत में है। इसलिए उत्तर अपना 3 नंबर हो जाएगा। आगे आ जाओ। नर्मदा और ताप्ती घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी? ये तो सभी को पता है, आसान सा सतपुड़ा श्रेणी स्थित है। आगे आ जाओ। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ इस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। गलत युग्म की पहचान करना है। नारकटिया गैस से संबंधित, बिल्कुल सही है। झरिया कोयला निकलता है। आलिया भट्ट है, वो तेल से संबंधित है, आलिया भट्ट। और मेरान हुगरीजन कोयला नहीं है,
ये अपने तेल से संबंधित क्षेत्र है, तो ये अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। मानसूनी वर्षा के क्षेत्रीय भिन्नता में सहायक है। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। किस में सहायक है क्षेत्रीय भिन्नता? तापमान बढ़ाने में, भूमि क्षमता में, सूखा शमन में नहीं। सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में सहायक है। कोंकण, कनारा और मालाबार उपप्रदेश है पश्चिम तटीय प्रदेश। कैसे है? पश्चिम तटीय प्रदेश। ये जब आप मैप में चेक करते हैं तो पश्चिम तटीय प्रदेश में शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? 39वें में संघीय बजट था जो 18-19 का, उसमें ऐसी बात बोली गई थी। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात शाखा या शाख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? 40 नंबर में निर्यात शाख गारंटी निगम है, वो ऐसा कार्य करता है। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 में लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वर्ष 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। सही है, बिल्कुल। 2023 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में सर्वोच्च 25 देशों में भारत को लाना, ये भी सही है। इसका मतलब पहला और दोनों सही है, ए और बी, तो आंसर 3 नंबर हो जाएगा। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपकरणों में के कागज विहीन व शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया? 42 में उद्यम पोर्टल शुरू किया गया। पेपर में उस वक्त करंट ज़्यादा था और बहुत थोड़ा टफ लेवल का ही था ये करंट के हिसाब से। 43 नंबर, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई। 43 में गवर्नर जनरल को दी गई है, ये तो आसान सा प्रश्न है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षणिक योग्यताएं पूरी करते हैं उन्हें ये अधिकार दिया गया था। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। आगे आ जाओ। 46 में भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेरेडनेस इंडेक्स कौन तैयार करता है? प्री प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स कौन तैयार करता है? तो 46 में अपना उत्तर हो जाएगा नीति आयोग में प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान तैयार करता है। 47 से संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए थे? भाई सर्वसम्मति से लिए गए थे, बहुमत से, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पूरा बहुमत भी नहीं था, सहमति और रजामंदी से लिए गए थे निर्णय ज़्यादातर। ठीक है, आ जाओ, आगे आओ। निम्न में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुसार 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? ये बात किस मामले से संबंधित है? 48वें में गोलकनाथ जो मामला है, गोलकनाथ का जो मामला है, ये गोलकनाथ वर्सेस पंजाब का है। ठीक है, और ये 1967 का मामला है। इसमें ये बात की गई थी। केशवानंद वाला है 1973 का मामला है। मिनरवा वाला है 1988 का मामला है और मेनका गांधी 1978 का मामला है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? आसान सा प्रश्न, भाग 4। भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया? तो सीधा सा प्रश्न है, बताओ 50 नंबर में। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो प्रांत की विधानसभा ने। किसने? उत्तर क्या हो जाएगा? प्रांतों की विधानसभा ने। 52 नंबर सवाल है, 2019 में आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों में कुल कितने स्थानों पर विजय हुई?
यानी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है ना, जो भी 7-8 है, उतने दलों में से उस वक्त कितनी सीटें जीती थी? राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं, बाकी तो अन्य ने भी जीती थी। तो वहाँ 397 सीटों पर इनकी विजय हुई थी। CII और फिक्की, ये क्या है? ये तो दबाव समूह है, जो सरकार पे या संस्थाओं पे दबाव बनाते हैं, ये दबाव समूह कहलाते हैं। किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? आसान सा प्रश्न है। 29 अप्रैल 1954 को। प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई है? यह है KPS मेनन के द्वारा, KPS मेनन के द्वारा लिखी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? विजयलक्ष्मी पंडित। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आ जाओ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? देखो, प्रश्न संख्या 58 है। हाँ, तो इसमें देखो, ये विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है, बिल्कुल सही है। ये शिक्षकों के शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित करता है, बिल्कुल सही है। ये शिक्षकों को विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं में नज़रअंदाज नहीं, यही गलत हो गया, और शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। तो A, B और D, तो उत्तर अपना 3 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, नहीं। मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, बिल्कुल है। परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल करता है। अधिगम प्रक्रिया को सरल मार्ग प्रशस्त करता है, बिल्कुल करता है। तो आंसर अपना 1 नंबर हो जाएगा। 31 अगस्त 1989 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? जर्मनी के एकीकरण की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे। आगे आ जाओ। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवेता को समझने लगता है? कौन सी अवस्था है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं का सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट का चयन करना है। तो परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्था कौन सी है इनमें से? वो सही ऑप्शन आपको तो केवल सी हो जाएगा। अच्छे अंत व्यक्तिक संबंध है, ये इसमें शामिल होते हैं। दंड आज्ञाकारिता भी नहीं, सामाजिक अनुबंध भी नहीं, और सार्वत्रिक नीतिपरक सिद्धांत भी नहीं, ये परंपरागत नैतिकता में नहीं आते। आगे बढ़ते हैं। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 63 नंबर में है। विकास पूर्वानुमानित होता है, बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, विकास अंश से संपूर्ण की ओर चलता है, ये गलत है। विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, ये भी गलत है। विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, ये सही है। तो उत्तर अपना क्या हो जाएगा? 1 और 4, 1 और 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? इसमें अवधानात्मक प्रक्रिया सम्मिलित है। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। उपयुक्त 2 केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवाद अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, वो आपको पता करना है। तो अधिगमकर्ता अपने ज्ञान हेतु ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते, बिल्कुल। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंत्यक्रिया महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ए और बी दोनों आवश्यक है। इसमें आंसर 3 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है, बिल्कुल होता है। अधिगम की नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन होता है, ये भी होता है।
थकान, परिपक्वता इत्यादि होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता? बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? व्यक्तित्व आकलन की बात हो रही है तो वहाँ अपना जो 67 नंबर सवाल है, पहला है समाजमिति, ये तो है। साइकोड्रामा, ये भी है। सैन्य स्थिति परीक्षण, ये भी है। एमपीआई नहीं है। एमपीआई व्यक्तित्व आकलन का परीक्षण नहीं है। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि की ये उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? किस प्रकार की युक्ति से? प्रतिगमन, यानी पुराने विचारों पे जाना, पुरानी अवस्थाओं पे, पुरानी बातों पे लौटना प्रतिगमन कहलाता है। आगे आ जाओ। जोड़ों को मिलाइए, मिलान करवाना है आपको, तो इसमें अपना उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। अब अपन मिलान करते हैं, 2 3 4 1, ठीक है। तो पास अलोंग परीक्षण है वो अलेक्जेंडर का है, ठीक है। संस्कृति मुक्त परीक्षण है वो कैटल का है। सम्मेलन सिद्धांत है अपने जेजोंग का, और आईक्यू सिद्धांत है ट्रमन का। इस तरीके से उत्तर हो जाएगा। युंग या जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी या प्ररूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधक, एग्जीक्यूटिव निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। किस में किए जा सकते हैं? ये समाज सेवी है, राजनीतिक है, व्यापार प्रबंधक को किस में रखा जा सकता है? बहिर्मुखी। किस में रखा जा सकता है? बहिर्मुखी व्यक्तित्व में। आगे आ जाओ। एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड या मन की रूपरेखा रखता है? स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से जीवन को निर्देशित करने की योग्यता वाला व्यक्ति कहाँ रखा जा सकता है? अंतरा व्यक्तिक या अंत व्यक्तिक कौशल में रखा जा सकता है उसको। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास व उसके अपने भाग्य की चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? इसमें अपना आंसर हो जाएगा मानवतावादी। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। ये उदाहरण किसका है? ये बाह्य प्रेरणा का है, बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। चौथा नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा बीके पाशी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उपपरीक्षण नहीं है? बीके पाशी से संबंधित उपपरीक्षण कौन सा नहीं है? 74 नंबर में सामान्य उपयोग परीक्षण इनका नहीं है। बाकी समस्या वाला है, परिणाम है, जिज्ञासा है, ये बीके पाशी से संबंधित है। प्रतिभाशाली छात्रों को या बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर्वप्रथम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि क्या करना चाहिए? स्वयं के लिए अधिगम में प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, माता पिता की उच्चाकांक्षाओं की याद दिलाना नहीं, प्रतियोगिताओं के लिए प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना नहीं, जहाँ तक संभव हो उन्हें सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना, ये बाद की बातें हैं। सर्वप्रथम तरीका ये सूटेबल है। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला, एक व्यक्ति एक उत्पाद के प्रति अभिवर्ती लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवर्ती का यह घटक कौन सा है? ये घटक है संज्ञानात्मक। आगे, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। 77 नंबर में अपना हो जाएगा स्वतंत्र तरीका। अगला, यदि व्यक्तिगत भिन्नताओं का परसामान्य वितरण किया जाए या वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग m+-16 की सीमा के बीच पाए जाएंगे? तो ये क्राइटेरिया अगर आपने वहीं पढ़ा है वक्र में तो 68.26% इस कैटेगरी में आएंगे। आगे आ जाओ। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों का समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही बढ़ते हुए क्रम में सही ढंग से? तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा, जयपुर में ज़्यादा होती है तो बढ़ते हुए, फिर हनुमानगढ़ में कम हो गई तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। बूंदी में ज़्यादा, हनुमानगढ़ में कम, ये भी कैंसिल है। बांसवाड़ा में ज़्यादा, बूंदी में, जयपुर में कम, हनुमानगढ़ में कम, ये भी कैंसिल।
हनुमानगढ़ में कम, फिर जयपुर में ज़्यादा, फिर बूंदी में ज़्यादा, फिर बांसवाड़ा में ज़्यादा। सूटेबल आंसर अपना 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? 80 नंबर सवाल की बात हो रही है। तो कालीसिंध और पार्वती इनका एमपी में, बेड़च उदयपुर से निकलती है, बाणगंगा जयपुर से निकलती है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? 81 में हो जाएगा शुष्क सागवान वंश। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश की मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो ये करंट का प्रश्न है। 82 में अपना उत्तर हो जाएगा दूसरा। राजस्थान में स्थित वांगड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी के कार्य द्वारा निर्मित होती है? तो ये अपना सभी को पता आसान सा प्रश्न है, माही नदी। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 11 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय वृद्धि दर राजस्थान में किस जिले में पाई गई? ये अलवर जिले में पाई गई। कौन सा सुमेलित नहीं है? हाईटेक ग्लास धौलपुर में बिल्कुल सुमेलित है। सफ़ेद सीमेंट निमाइडा में नहीं, सफ़ेद सीमेंट निमाइडा में नहीं है, ये गोटन में, नागौर में, या जो खारिया जो जोधपुर में है वहाँ मिलती है सफ़ेद सीमेंट। टाइट ट्यूब अलवर में, पॉलीमर शाहपुरा में, बाकी सब सही है। तो दूसरा अपना आंसर हो जाएगा। गलित युग्म को पहचानिए। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में, जसवंतथड़ा जोधपुर में, अर्थुना मंदिर डूंगरपुर में नहीं, बांसवाड़ा में है। कहाँ है? बांसवाड़ा में। और त्रिपुर सुंदरी मंदिर भी बांसवाड़ा में। तो अपना उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। उन जिलों का समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या की अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। अनुसूचित जनजाति ज़्यादा थी, 60% से अधिक थी, उनका चयन करना है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। खेरी और लोही नस्लें किसकी है? खेरी भेड़ की है, लोही बकरी की है। तो उत्तर 4 नंबर हो जाएगा। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र या लक्ष्मण से अद्भुत कहा गया है? कौन सा लेख है? ग्वालियर अभिलेख में ऐसा कहा गया है। ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? आसान सा प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले में घेराबंदी के समय मारा गया था उसका नाम है नुसरत खां। कौन है? नुसरत खां। किस इतिहासकार ने हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है? तो गोगुंदा का युद्ध कहा था अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब देखो, कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा? मेवाड़ थर्मोपली कहा था। अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध कहा था। आगे आ जाओ। 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? सावर्स था। मेवाड़ मतलब उदयपुर की बात कर रहे तो यह सावर्स था। ईडन अपने जयपुर का था, ठीक है। और मैकमोशन कहाँ का था? जोधपुर का था। निम्नलिखित में से किस पुरातल या पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीकी से परिचित थे? गणेश्वर कालीबंगा में नहीं है। बालाथल में कपड़े की बात होती है, बेराट में होती है। तो बुनाई की जहाँ बात होती है वो बेराट सभ्यता हो जाएगी। आगे आ जाओ। चांदगढ़, शारदा और हरिविलास शारदा राजस्थान के किस संस्था से संबंधित थे? आर्य समाज से संबंधित थे ये लोग। 1911 व 1912 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? बेड़सा। मत्स्य संघ का वृद्ध राजस्थान में विलय कब हुआ? उत्तर हो जाएगा 15 मई 1949 को। 15 मई 1907 चरण में 15 मई 1949 को ऑप्शन मिलता है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? तो आसान सा प्रश्न है। शेरगढ़ जो दुर्ग है उसको कोषवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। लोक देवता हरभुजी का मुख्य मंदिर कहाँ? बेंगटी कहाँ है? जोधपुर में, जोधपुर के फड़ौदी में। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? बालमुकुंद बिश्वा की मृत्यु जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान हो गई थी। ये थे अपने 100 प्रश्न। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।